नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। सुनैना अपनी सास कमला जी से कहने लगी कि वह 3-4 दिन के लिए अपने मायके जा रही है तो काम वाली बाई आ जाएगी और वह सारा काम कर देगी। सुनैना की बात सुनते ही कमला जी अपना रोब छोड़ते हुए कहने लगी, बहू, अभी हमारी हड्डियों में जान है, हम तुम्हारे बगैर भी सारा काम कर सकते हैं। और तुम क्या आए दिन अपने मायके जाने की जिद लगाए रखती हो? वैसे भी मायके में तुम्हारी माँ बापा जी तो है नहीं, तो वह तुम्हारा मायका कहाँ से हुआ और ना ही तुम्हारा कोई भाई है। इस पर सुनैना सहमी हुई सी कहने लगी, क्या हुआ माँ जी, अगर मेरे माँ बाप वहाँ नहीं हैं, हम 4 बहनें हैं। चारों ने तय किया है कि साल में एक बार तो हम अपने मायके ज़रूर आएंगे, क्योंकि उसे घर की दीवारों में आज भी हमारे माता पिता की यादें बसाई हुई हैं जो हमें उनसे जोड़ती हैं। ये कहते हुए सुनैना की आंखें नम हो गईं। दरअसल सुनैना के पिताजी जब वह 4 साल की थीं तो उन्हें छोड़कर चले गए थे। सुनैना के कोई भाई नहीं थे, वह 4 बहनें थीं और उन चारों में सुनैना सबसे बड़ी थी। सुनैना के पिताजी एक सरकारी अफसर थे। उनकी मौत के बाद उनकी यह नौकरी सुनैना की माता को मिल गई। अब उनके पालन पोषण में कोई परेशानी नहीं आई। अब चारों बहनें बड़ी हो गईं और उनकी शादी के रिश्ते भी आने लगे। अच्छे घरों के रिश्ते तो बहुत आते, लेकिन पिता और भाई ना होने के कारण अक्सर लोग रिश्ते से इनकार कर देते। लेकिन माँ ने कुछ अच्छे रिश्ते ढूंढकर बेटियों की शादी कर दी। अब सुनैना की माँ रिटायर हो चुकी थी। उन्होंने अपनी बेटियों के लिए उनके मायके में एक घर बनवाया और कहा, जब भी तुम्हें मायके की याद आए तुम यहाँ आ जाना। मरते समय सुनैना की माँ ने कहा था, बेटा, मेरे मरने के बाद यह घर ही तुम्हारी माँ है। इस घर की चाबियाँ तुम सब एक एक अपने साथ रखना और जब भी तुम्हें मेरी याद आए यहाँ चली आना। शाम को जब सुनैना के पति आ गए तो वह उन्हें खाना परोसने के बाद अपने बच्चों के साथ मायके के लिए निकल गई। मायके जाने की खुशी में पता ही नहीं चला कब सफ़र कट गया और वह अपने मायके पहुँच गई। अपने पास रखी चाबी से उसने घर का दरवाज़ा खोला तो देखा कि घर में सारा सामान सुव्यवस्थित तरीके से जमा हुआ पड़ा था। बस उन पर थोड़ी धूल मिट्टी लगी हुई थी। थोड़ी देर में ही सुनैना ने सारी सफाई कर ली। अब घर नया जैसा लगने लगा और अपनी बहनों का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद चारों बहनें भी आ पहुंची। चारों बहनें एक साथ घर में लगी अपनी माँ की तस्वीर को निहारने लगीं। सबसे बड़ी बहन सुनैना कहने लगी, देखो ना, माँ के चेहरे से ही दिखता है कि वह कितनी मजबूत और आत्मविश्वासी औरत थी। तभी छोटी बहन पूनम कहने लगी, दीदी, आलू के पराठे कितने अच्छे बनती थी ना, कितने स्वादिष्ट और मुलायम हुआ करते थे। मैंने लाख कोशिश की, फिर भी माँ जैसे पराठे आज तक नहीं बना सकी। तभी सबसे छोटी बहन कोमल कहने लगी, हाँ दीदी, माँ कितने प्यार से बनाकर खिलाया करती थी ना आलू के पराठे। बात करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। कोमल अपनी माँ की सबसे लाडली बेटी थी, क्योंकि वह सबसे छोटी थी और तीनों बहनों की शादी के बाद वह और उसकी माँ इस घर में रहा करते थे। सुनैना अपने तीनों बहनों को गले से लगाते हुए कहने लगी, चलो, आज तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें माँ जैसे आलू के पराठे बनाकर खिलाती है। अब सुनैना किचन में जाकर तैयारी करने लगी। तभी पूनम भी उसकी मदद करने चली आई। कोमल और रिया दोनों बच्चों के साथ खेलने लगीं। सुनैना पराठे बनाते बनाते यादों के भंवर में खो गई। उसे वो दिन याद आने लगे जब उसकी माँ स्कूल जाते समय टिफिन में आलू के पराठे डाल दिया करती थी, तो स्कूल में उसकी सारी सहेलियाँ उसके टिफिन पर टूट पड़ती और जब यह बात अपनी माँ को घर जाकर बताती तो वह कहती, कल से पराठे ज़्यादा डाल दूंगी। तभी कुकर की सीटी बजी तो पूनम ने कहा, दीदी, कहाँ खो गई? सुनैना ने फटाफट कुकर बंद किया और थोड़ी देर में पराठे बनाकर तैयार कर दिए और पूनम से कहने लगी, छोटी बहन कोमल को बुला दे, उसे पराठे बहुत पसंद हैं। कोमल और रिंकू दोनों बहनों ने पराठे खाए और अपनी बहन की खूब बढ़ाई की। कहने लगी, दीदी, बिल्कुल माँ जैसे पराठे बनाए हैं आपने। ये सुनकर सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। उसे फिर से अपनी माँ की याद आने लगी। तभी पूनम कहने लगी, क्या दीदी, आप बार बार माँ की याद में रोने लग जाती हो?
इस पर सुनैना कहती है, अरे पगली, माँ की याद तो जिंदगी भर आती रहती है। सभी बहनों ने खाना पीना किया और घर के आंगन में ही बिस्तर लगा दिए। जब माँ थी तब भी वह चारों बहनें एक साथ बिस्तर लगाकर अपनी माँ के साथ ही सोया करती थीं और उनकी माँ कहती थी, मेरे जाने के बाद भी तुम बहनें इसी तरह मिलजुल कर रहना। तो सुनैना कहती, माँ आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। लेकिन वह भी माँ को कहाँ रोक पाई। हल्का सा बुखार ही तो हुआ था। सुनैना ने तो माँ का हालचाल पूछने के लिए ही फ़ोन किया था, पर आवाज़ से माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी। तो सुनैना अपनी माँ के पास आई और उसे अस्पताल ले गई और वहाँ जाकर अपनी छोटी बहनों को भी फ़ोन कर दिया। तभी कुछ रिपोर्ट और टेस्ट के बाद पता चला कि माँ को ब्लड कैंसर है। कोमल और रिंकू जब तक हॉस्पिटल पहुँचती, माँ इस दुनिया में नहीं रही। उन्हें इस बात का हमेशा ही अफसोस रहा कि वह माँ के अंतिम समय में उनसे नहीं मिल पाई। अब बात करते करते बहुत रात हो चुकी थी, तो सुनैना ने कहा, चलो सो जाओ, सुबह चाची भी हमसे मिलने आने वाली हैं। चारों बहनें आंगन में सो गईं, क्योंकि अब सोने के लिए माँ की गोद तो उन्हें नसीब नहीं थी। सुबह सुबह घर के मंदिर से आरती की आवाज़ आने लगी, तो छोटी बहन कोमल नींद में कहने लगी, अरे माँ, आप इतनी सुबह सुबह क्यों मंदिर में आरती करने लगती हो। तभी बड़ी बहन सुनैना मंदिर से बाहर निकलते हुए ठीक उसकी माँ की तरह डांट कर कहने लगी, चल उठ जा, देख कितना सवेरा हो गया है और अभी चाची भी आने वाली हैं। अरे कोमल, अगर तू इतनी लेट उठती है तो तेरे ससुराल में काम कैसा चलता होगा। अभी अभी नहा कर आई पूनम ने कहा। अब सारी बहनें मिलकर घर का सारा काम निपटा दी, साथ ही दोपहर के खाने का भी इंतजाम कर लिया था, ताकि चाची के आने के बाद उनके साथ अच्छे से गप्पे लड़ा सकें। सुनैना ने बेसन के गट्टे की सब्जी बनाई थी, जो सभी बहनों की पसंदीदा सब्जी थी। वह चाहती थी कि किसी भी प्रकार से बहनों को माँ की कमी महसूस न हो। और हाँ, सबसे छोटी बहन कोमल को तो उसने अपने हाथों में ही खिलाया था। पिता के चले जाने के बाद सुनैना ही अपनी माँ का एकमात्र सहारा थी। माँ को कोई भी परेशानी होती तो वह सबसे पहले सुनैना के साथ ही साझा करती थी। अपनी अंतिम समय में माँ ने सुनैना से कहा था कि बेटा, तुझे ही मेरे चारों मोतियों को एक माला में रखना है। सुनैना के ताऊजी हमेशा यह ताना दिया करते थे कि शादी के बाद तेरी बेटियां मायके को तरसेगी, क्योंकि सुनैना की माँ ने उसके बड़े बेटे को गोद लेने से इनकार कर दिया था। तभी सुनैना कहने लगी, माँ, यह सब बातें हम घर जाकर करेंगे, आप पहले जल्दी से ठीक हो जाइए। अपनी बेटी के इतनी समझदारी भरे शब्द सुनकर माँ उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती हैं, बेटा, तू कब बड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। वह स्पर्श मानो सुनैना को आज भी महसूस होता है। अपने अतीत के पन्नों से बाहर आते हुए सुनैना ने अपनी तीनों बहनों से कहा, चलो घर के बाहर घूमते हैं। थोड़ी ही देर में सुनैना की चाची आ गई। चारों बहनें अपनी चाची को घेर कर बैठ गईं। सुनैना के पापा 3 भाई थे और उसके पापा बीच के भाई थे। सुनैना के ताऊ जी के 3 बेटे थे और चाचा जी के सिर्फ 2 ही बेटियां थीं। तो सुनैना के चाचा ने ताऊ जी के एक बेटे प्रवीण को गोद ले लिया था। जब चाचा ने प्रवीण को गोद लिया था, तब प्रवीण को इतनी समझ थी कि उसके असली माता पिता कौन हैं, तो वह हमेशा अपने माता पिता से ज़्यादा प्रेम करता था। प्रवीण की शादी के बाद तो चाची की हालत बहुत ही बिगड़ गई थी, क्योंकि सुनैना को कभी कभी उसकी माँ बताया करती थी। चारों बहनें एक साथ देखकर चाची ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, भाभी जी ने बड़े भाई साहब के सबसे बड़े बेटे रमन को गोद न लेकर बिल्कुल सही किया। आज आप चारों बहनों को भाभी जी के संजोए ख्वाबों जैसे आशियाना में खुश और संतुष्ट देखकर मन प्रफुल्लित हो गया है। काश मैंने भी भाभी जी की बातों को सुना होता। चाची ने कहा, आपकी बेटियों को भाई तो मिल गया, हमारे जैसी बिन भाई की तो नहीं है। पूनम ने कहा, क्योंकि पूनम का स्वभाव ऐसा ही था कि वह खाए बिना रह जाए, लेकिन कहे बिना ना रह पाई। तभी सुनैना ने आंखों ही आंखों में पूनम को चुप रहने का इशारा किया और अपनी चाची से बोली, चाची, आप इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये तो ऐसे ही कहती रहती है, सो उसके
नहीं सुनैना बेटी, पूनम सही तो कह रही है। भाभी जी ने जब मुझे समझाया था तब भी मैंने यही कहा था कि भाभी जी जितनी बहादुरी और हिम्मत मुझ में तो कभी थी ही नहीं। मुझे आज भी वह दिन याद है जब भाभी जी ने रमन को गोद लेने से इनकार कर दिया था, चाची ने कहा। सुनैना बोली, हाँ चाची, आप बताओ ना उस दिन क्या हुआ था। तभी चाची बताने लगी। भाई साहब के मृत्यु के बाद उनके शव को अपने गांव ले जाया गया। अंतिम संस्कार की सभी गतिविधियां वहीं से होनी थी। उस दिन बड़े भाई साहब कहीं से एक शपथ पत्र बनवा लाए और लाकर भाभी जी को कहा कि इस पर हस्ताक्षर कर दो। तब भाभी जी ने कागज़ हाथ में लेते हुए पूछा, इसमें लिखा क्या है? तभी बड़े भाई साहब ने कहा, कुछ नहीं, तुम रमन को गोद ले रही हो, बस यही लिखा है। अब तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को हमें ही तो संभालना है। उन दिनों में घर में खर्च हुआ एक एक पैसा आपकी माँ ने ही दिया था। बड़े भाई साहब किसी न किसी बहाने से आपकी माँ से पैसे मांगते रहते थे। जिस भाई ने अपने छोटे भाई की अंत्येष्टि में 1 रुपया तक खर्च नहीं किया, वह भला उसकी बीवी और बच्चियों की क्या देखभाल करता, ये शायद भाभी जी अच्छे से समझ गई थी। इसीलिए उन्होंने कहा, नहीं भाई साहब, अगर मेरी किस्मत में बेटा होता और मेरी बच्चियों की किस्मत में भाई होता तो भगवान मेरी गोद में 4 बेटियां डालता ही क्यों? लेकिन चाची, क्या मेरी माँ ताऊ जी से बात करती थी? सुनैना ने पूछा। सुनैना, परिस्थितियां ही ऐसी बन गई थी, नहीं तो पहले के ज़माने में जेठ और ससुर से कहाँ बातें करते थे, चाची ने कहा। उसके बाद तो मैं भी करने लग गई थी, चाची ने कहा। तो छोटी बहन कोमल बोली, फिर क्या हुआ चाची? अरे पहले कुछ चाय नाश्ता तो हो जाए, फिर सुनते हैं, रिंकू ने उठते हुए कहा। रिंकू बेटी, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, चाची ने हंसते हुए कहा। तो रिंकू चाय बनाकर ले आई। तभी चाय में बिस्किट डुबोते हुए रिंकू ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ था चाची, बताइए ना। चाची बोली, भाभी जी ने जब रमन को गोद लेने से इनकार कर दिया था तो बड़े भाई साहब के मुंह से बात निकल गई थी कि अगर रमन को गोद नहीं लेगी तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कैसे करेंगे, और तेरे पति की नौकरी की जगह दूसरी नौकरी मेरा बेटा रमन ही तो करेगा, और कल पगड़ी की रस्म भी तो होनी है, तो रमन को ही तो पगड़ी बांधेगा। भाभी जी समझ गई थी कि अगर नौकरी रमन को मिल गई तो भाभी जी और आप चारों बहनों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। इसीलिए उन्होंने साफ साफ बोल दिया, नहीं, मैं रमन को गोद नहीं लूंगी। रही अनुकंपा नियुक्ति की बात, तो उसके लिए मैं आवेदन करूंगी, भाभी जी ने दृढ़ता से कहा था। तभी पूनम ने पूछा, चाची, माँ उस कठिन दौर में भी इतनी मजबूत कैसे बनी रही? तेरे जैसी कमजोर थोड़ी थी जो हर बात में आंसू बहा दे। अपने कर्तव्यों को निभाना जानती थी तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानती थी। माँ, रिंकू ने कहा। तो सुनैना बोली, तुम दोनों चुप करो, आगे क्या हुआ चाची, वह बताओ ना। सुनैना बोली, बेटी, बड़े भाई साहब ने कहा कि पगड़ी की रस्म का क्या वह भी तू ही पहन लोगी? तभी भाभी जी ने बिना डरे दृढ़ शब्दों से कहा, हाँ भाई साहब, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो वैसे भी उनकी बची हुई सारी जिम्मेदारियां मुझे ही तो उठानी है। चाची ने कहा, सुनैना बेटी, ऐसी बातें सुनकर औरत ही नहीं कोई पुरुष भी डर जाए, क्योंकि पगड़ी के रस्म में समाज के पंच आते हैं, नाते रिश्तेदार आते हैं, बिरादरी वाले आते हैं, लेकिन भाभी जी तो पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई थी जो किसी से नहीं डरती थी। हाँ चाची, तभी तो माँ ने अपनी वसीयत में अपने अंतिम संस्कार करने का अधिकार हम चारों बहनों को ही दे दिया था, सुनैना ने कहा। तभी चाची आगे की बात बताते हुए बोली, फिर पता है बड़े भाई साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा, इसका दिमाग खराब हो गया है, आज तक कभी औरतों के पगड़ी बांधी है जो इसके बंधेगी। भाई साहब ने गुस्से में कहा। तो भाभी जी ने भी कह दिया कि भाई साहब, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं रमन को गोद नहीं लूंगी। तभी भाई साहब ने अंतिम तीर फेंकते हुए कहा, अरे तू तो 10वीं पास भी नहीं है, तेरी नौकरी नहीं लग सकती है। तो भाभी जी बोली, मैं 10वीं पास कर लूंगी। हाँ,
सरकार तेरे लिए ही इंतजार करेगी कि कब महारानी जी 10वीं पास करें और कब उन्हें नौकरी दें। भाई साहब, इसी साल मैं 10वीं पास कर लूंगी। भाभी जी ने कहा। तो बड़ी भाभी जी यानी कि तुम्हारी ताई जी ने कहा, आज तक इस घर में किसी औरत ने नौकरी की है जो तू करेगी? माफ करना भाभी जी, लेकिन आज तक इस घर की कोई औरत भरी जवानी में विधवा भी तो नहीं हुई है। आपकी माँ ने भी कह दिया। आपके माँ के सख्त लहजे और आत्मविश्वास ने बड़े भाई साहब और बड़ी भाभी जी को घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया था। तभी सुनैना ने पूछा, फिर पगड़ी की रस्म का क्या हुआ चाची? तो चाची ने बताया, बेटी, पगड़ी की रस्म का सारा ठीकरा बड़े भाई साहब ने तुम्हारी माँ के सिर पर फोड़ दिया था। फिर तुम्हारी माँ सब पंचों के बीच जाकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली, रमन की पगड़ी रस्म हो, इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं उसे गोद लेकर अपनी बच्चियों का गला नहीं घोट सकती। हाँ, अगर सभी पंच यह लिख कर दे कि मेरा और मेरी बच्चियों का पालन पोषण वह करेंगे, तभी मैं गोद लेने का विचार कर सकती हूँ। पंचों की कहाँ इतनी हिम्मत थी कि 4-4 बच्चियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी लेते। सब लोग एक एक करके निकल लिए। वाकई में उस दिन मेरा दिल चाहा था कि अभी जाकर भाभी जी को कह दूं कि वह मेरी झांसी की रानी, तूने तो कमाल कर दिया, लेकिन समय की नज़ाकत देखकर चुप रह गई थी। बेटी, भाभी जी के अंतिम संस्कार के समय क्या कम हंगामा हुआ था? तब भी आपके ताऊ जी के तीनों बेटे एक तरफ हो गए थे और आपके चाचा जी तो कभी कुछ बोलते ही नहीं थे, लेकिन तब भी आप चारों बहनों ने कह दिया था कि हमारी माँ थी तो अंतिम संस्कार भी हम ही करेंगे। हाँ चाची, रमन भैया तो नाराज़ होकर ही चले गए थे। कैसे कहकर गए थे कि अगर लड़कियां मुखाग्नि दे सकती हैं तो कंधा भी लड़कियां ही दे दें। चलिए लंच कर लेते हैं, सब तैयारी कर ली है, सुनैना ने कहा। तो चाची बोली, आप लोग बैठो, मैं रोटियां सेक देती हूँ। माँ, नहीं तो चाची के हाथों से ही गरम रोटी खा लो, वैसे भी हम औरतों को गरम रोटी कहाँ नसीब होती है। क्या चाची, प्रवीण भैया की पत्नी आपकी बहू, क्या नाम है उसका, बनाकर नहीं खिलाती क्या? पूनम ने कहा। अच्छा प्राची, उसकी तो बात ही मत करो, वह तो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती। वह तो बड़ी भाभी जी के कहने में ही चलती है। प्रवीण को गोद लेना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। चाची, ये सब बातें छोड़िए, मैं और पूनम रोटी बना लेंगे और आप सब बैठकर खा लेना। बहू नहीं तो बेटियों के हाथ का ही खा लो। बहुत मनाने के बाद चाची मान गई थी। सुनैना और पूनम ने सबके लिए फटाफट रोटी सेकना शुरू किया। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाए। खाना खाने के बाद चाची ने कहा, सुनैना, बहुत देर हो गई, अब मुझे चलना चाहिए। आप चारों बहनों को आज एक साथ अपने मायके में देखकर बहुत प्रफुल्लित हूँ। मैं आज आपने सही में साबित कर दिया कि माँ के बच्चों से हमेशा मायका बना रहता है, फिर चाहे वह बच्चा बेटा हो या बेटी। आपके इस मायके में मेरे इस दुनिया से जाने के बाद अपनी दोनों चचेरी बहनों को भी जगह दे देना। चाची ने अपनी भरी हुई आंखें पोंछते हुए कहा। कैसी बातें करती हो चाची, हम 4 नहीं 6 बहनें हैं, सुनैना ने कहा। तो चाची बोली, चलो ठीक है बेटी, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, अब मैं चलती हूँ। चाची अपना बैग उठाकर चली गई। चारों बहनें चाची को जाते हुए देख रही थीं। चारों बहनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा, मानो कह रही हो कि हम चारों बहनें एक दूसरे के लिए मिसाल हैं। तभी सुनैना ने घर के अंदर आते हुए रिंकू से पूछा, कल तेरी ट्रेन कितने बजे की है? पैकिंग कंप्लीट कर लेना, रास्ते के लिए पराठे सेक दूंगी। क्योंकि रिंकू के ससुराल का सफ़र ही दूर था, बाकी सब तो एक ही शहर में रहने वाली थीं। रात को चारों बहनें देर तक बातें करती रहीं। तभी रिंकू बोली, दीदी 4-5 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। अब फिर 6 महीने बाद मिलना होगा। हाँ रिंकू, हम अपनी माँ से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ेंगे, कहकर चारों बहनें सो गईं। अगले दिन चारों बहनें अपनी माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बोली, माँ, आपने सही कहा था कि मेरे जाने के बाद ये घर ही आपकी माँ है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
धन्यवाद।